नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी CISF AC LDCE एग्ज़ाम 2022 में जो ये हेल्ड हुआ मार्च में, उस क्वेश्चन की बात करेंगे। उस क्वेश्चन की पूरी एनालिसिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस के कहाँ से पूछे गए और किस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल रहा। तो ये वीडियो किन व्यूवर्स के लिए है जो यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे CSE की, NDA की, CDS की, CAPF की, CISF की, या फिर आप कह लीजिए जियो इंजीनियरिंग की या EPFO की। यूपीएससी के द्वारा जो डिफरेंट एग्जाम्स लिए जाते हैं, हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि CDS के अंदर NDA के क्वेश्चन को पूछते हैं बहुत बार, NDA का क्वेश्चन CDS में पूछ लेते हैं, और इसी तरह से इवन सिविल सर्विसेज में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए जो डायरेक्टली CDS 2022 के थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैंने एनालाइज करवाया कि 30-35 सवाल आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो वहाँ पर आपने समझ गए होंगे आप कि CDS में क्वेश्चन जो पूछा गया वैक्सीन से रिलेटेड कि कौन सी आपकी वायरल बेस्ड वैक्सीन होती है, कौन सी DNA RNA वैक्सीन होती है, वैक्सीन टाइप वाला क्वेश्चन CDS में पूछा गया और हूबहू क्वेश्चन वो सिविल सर्विसेज में पूछ लिया गया। तो इसलिए ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा। और जैसे कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन को NCERT या किसी रेफरेंस बुक से जिनसे सवाल आते हैं वो दिखाता चलूँगा, ताकि आप समझ पाएँ कि वाकई कौन कौन सी बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन की। आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो को देख के, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ डीप एनालिसिस भी करते हैं, और अगर आप कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बाकी विषय की भी हम लोग साथ के साथ करते चलेंगे। दोस्तों आइए फिर हिस्ट्री सेक्शन से ही शुरुआत करते हैं। ये सेट A के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, Garam Hawa, a movie that depicts the hardship and indecision of the protagonist, is related to which one of the following events? यानी एक मूवी बनाई गई गरम हवा जो कि दिखाती है तकलीफ़ों को, हार्डशिप को और इनडिसीजन को, किनकी? प्रोटागोनिस्ट की। ये किस घटना से संबंधित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखने में बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है, बट मैं आपको जब इसके सोर्स दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। और ऑप्शन है हमारे पास द सिपोई म्यूटिनी, द इंडिगो रेबेलियन, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द पाइका रेबेलियन। यानी जो गरम हवा मूवी बनी वो किस पर बेस्ड है ये आपको बताना है। सो दोस्तों हमारी जो थीम सीरीज़ की NCERT है, जिसके चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, यानी विभाजन को समझना, कि हमारे देश में विभाजन के बाद जो भारत पाकिस्तान में जो विभाजन हुआ सीमा का, उसके बाद जो सिचुएशन बनी उस पर बेस्ड लोगों के विचार कैसे थे, किस तरह की सिचुएशन चल रही थी। तो आर यू फैमिलियर विद एनी शॉर्ट स्टोरी, नोवेल, पोएम अबाउट पार्टीशन? तो पार्टीशन से संबंधित कोई शॉर्ट स्टोरी, नोवेल, पोएम, हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, जैसे गदर हो गई, जो दिखाती हैं कि पार्टीशन के बाद कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सादत हसन मंटो की, काफ़ी विख्यात उर्दू शायर, विख्यात उर्दू लेखक हैं, उन्होंने भी इस बारे बताया कि आई वॉज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ द रेवोल्यूशन, इन चीज़ों पर बात की। उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी इस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पूछा भी जा सकता है, सियाह हाशिए। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन CAPF 2022 में भी पूछा गया, जिसमें पूछा गया था कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस बुक के लेखिका या लेखिका कौन है? तो आंसर था उसका उर्वशी बुटालिया, और ये भी इसी चैप्टर के अंदर। अभी मैं अगर आपने CAPF की एनालिसिस मेरी देखी होगी तो आपको याद होगा कि हाँ, इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक आपको यूपीएससी के पेपर के अंदर आनी चाहिए। अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन को सभी लोग स्किप करेंगे, उन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, इस बुक के बारे में पूछा जा सकता है कि सियाह हाशिए बुक किस थीम से डील करती है, तो वहाँ पर आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ, जो पार्टीशन है उस पर बेस्ड है और सादत हसन मंटो के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जो मूवीज़ बनी उनमें एक मूवी थी गरम हवा, जिसके आई थिंक डायरेक्टर की बात की गई है MS सत्यू के द्वारा बनाई गई, और काफ़ी पॉपुलर मूवीज़ थी ये। और ये जो है वो थीम्स NCERT में आप देख सकते हैं, बीच के अंदर ये दिया गया था। हालांकि अगेन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई भी इतने सारे बुक्स के नाम्स को याद रख के इसे आंसर नहीं कर पाएगा। बट जैसे ये थोड़ी प्रचलित मूवी थी और पहले की मूवी थी, काफ़ी पुरानी मूवी थी, तो एक ब्रीफ आइडिया अगर हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो ये थीम्स NCERT में आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया था द अदर साइड ऑफ साइलेंस जो बुक है वो ग्रूसम इंसिडेंट को जो दिखाती है थोआ खालसा विलेज में, रावलपिंडी जिले में, कि किस तरह के पार्टीशन के बाद सिचुएशन बहुत ही हॉरिफिक बनी थी। तो उनकी उस बुक की लेखिका थी उर्वशी बुटालिया। तो कुल मिलाकर यहाँ से आप तो समझ ही गए होंगे कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, भले ही 1% से भी कम लोगों से सॉल्व हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप NCERT में ही उसका जिस्ट देखने को मिलता है। अगला सवाल करिए, 12th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एडेड अ लॉ मेंबर टू द गवर्नर जनरल काउंसिल इन इंडिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। हालांकि अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, चार्टर एक्ट, जिसमें मैंने कंप्लीट बना दिए, तो आप इसे आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आप एक बात को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? लॉ मेंबर।
क्या इंडियन लॉ मेंबर की बात की गई है? नहीं, सिंपली लॉ मेंबर। और जाहिर सी बात है लॉ मेंबर बनाएंगे तो ब्रिटिश ही बनेंगे। तो कौन क्या है फिर इसका करेक्ट आंसर? अगर इंडियन लॉ मेंबर, क्योंकि इंडियन लॉ मेंबर पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली पूछा गया है कि गवर्नर जनरल काउंसिल में लॉ मेंबर का पद कब ऐड किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इससे पहले इसे समझ लेते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट में लॉ मेंबर के ऑफिस को, लॉ मेंबर के पद को ऐड किया गया। और 1835 में फर्स्ट लॉ मेंबर कौन बने? मैकाले। मैकाले का नाम आपने सुना होगा, जिसने अपनी शिक्षा नीति भी दी है। तो ये बने फर्स्ट लॉ मेंबर। लेकिन यहां पे अगर मैं क्वेश्चन में एडिट करके यहां पे इंडियन लॉ मेंबर डाल दूं तो फिर क्या होगा आंसर? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, क्योंकि फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर फिर कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि लॉ मेंबर को ऐड करने की बात की जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अब आइए क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया। नाउ इस क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन कब का है? सिविल सर्विसेज 2003 का। क्या पूछा गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में कौन सा प्रावधान नहीं किया गया। हालांकि मैंने बहुत ही डिटेल में इसे कवर किया है, उसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको बस चेक करना है हिस्ट्री प्लेलिस्ट को, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे चार्टर एक्ट के पार्ट वाइज आपको कवर्ड मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कौन सा प्रावधान नहीं था? द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी अबोलिश्ड। बिल्कुल सही बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स को, ट्रेडिंग एक्टिविटी को, मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। और बस दो जगह पे मोनोपोली दी गई थी, पहला चाइना के साथ ट्रेड में और दूसरा टी के साथ। लेकिन 1833 में 20 सालों बाद जो चार्टर एक्ट आया उसमें इन दोनों मोनोपोलीज को भी खत्म कर दिया गया। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। द डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। ये भी ठीक है, जो सुप्रीम अथॉरिटी की डेजिग्नेशन थी उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तीसरा देखिए, ऑल लॉ मेकिंग पावर टू बी कन्फर्ड इन गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पावर दे दी गई लॉ बनाने से संबंधित। चौथा देखिए, एन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। 1833 की बात की जा रही है। देखिए ये चीज़ें ना आपको रटनी नहीं है, हमेशा लॉजिकली सोचना है हिस्ट्री को। लोग हिस्ट्री को सोचते हैं सिर्फ रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है भाई। ऑफकोर्स कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, डेट्स वगैरह, लेकिन एक बार जब आप अच्छे से समझ लेंगे कि कौन सी इवेंट किस वे में चली या हमें किस वे में आज़ादी मिली, तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करके रख पाएंगे। तो इंडियन की बात की जा रही है, 1833 में कहाँ से इंडियन को पावर दे दी गई? इवन बजट तो डिस्कस करने की पावर मिली नहीं थी काउंसिल में, 1892 में जाकर के मिली और बाद में फिर फर्दर गवर्नमेंट एक्ट आई तब मिली। तो ये बात यहाँ पे गलत है। अगर एन इंडियन को हटा दिया जाए, सिंपली लिख दिया जाए कि एक लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में, तो ये बात सही होती। तो अभी आप देख रहे हैं किस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी सारे कंसेप्ट को करते जा रहे हैं। अब अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन रिपीट हो तो आप समझ जाएंगे कि इंडियन की बात की जाएगी तो 1909 होगा, और अगर सिंपली बात की जाएगी सिर्फ लॉ मेंबर की तो वो कौन सा एक्ट होगा बताइए? 1833 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। सो 12th नंबर तक हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, बाकी के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। इस टॉपिक को, इस टॉपिक से मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया 1 से 2 सवाल फिक्स हैं, आते ही आते हैं भाई, इसे आपको हर हाल में करना है। और वैसे भी जो मैंने हिस्ट्री की सीरीज बनाई है वो हाई यील्डिंग टॉपिक्स की ही बनाई है। जो टॉपिक बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं उन्हीं सीरीज को मैंने पहले कवर किया है। 13 नंबर पे आते हैं। गांधी जीज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया हैपेंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, यानी गांधी जी ने पहली बार किस शहर में अपना पब्लिक अपीयरेंस में वो आए। इस क्वेश्चन को देख के क्या ही बोला जाए, मतलब CDS 2 2021 में पूछा गया, NDA 1 2021 में पूछा गया, EPFO 2015 में पूछा गया, जो कि UPSC के ही सारे एग्जाम से। अगर मैं अदर एग्जाम को इंक्लूड कर लूंगा SSC वगैरह को भी तो ना जाने कितनी बार पूछा गया। स्टेट PSCs को भी इवन मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ओडिशा PSC में भी पूछा गया। इसके अलावा इस क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया इतनी बार पूछा गया। CDS का मैंने बता दिया, CDS 2 2021 में पूछा गया। अभी इस पेपर में तो आप देख ही रहे हैं 2022 में। तो मतलब ये बड़ा ही सदाबहार क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली NCERT से लिया गया है, बहुत बार मैंने डिस्कस भी किया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बनारस 1916। NCERT की पेजेस वगैरह सारी मैंने डिस्कस की है, आपको सिंपली जाना है और CDS 2
2021 की एनालिसिस वाली हिस्ट्री की वीडियो देख लेनी है, वहाँ पे मैंने इसे बहुत ही डिटेल में कवर किया। डायरेक्टली थीम्स एनसीईआरटी से लिया गया, आपको पता भी होगा, सरल सवाल है, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाते हैं ना, वो सभी को पता हो जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। तो ऑप्शन बी है बनारस। अच्छा कहाँ पे? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी ना, फाउंडेशन स्टोन जब लगाया फाउंडेशन स्टोन की बात की, तो उस टाइम पे गांधी जी ने अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस दिया। और उस टाइम पे वो आप, क्योंकि देखिए उस टाइम पे क्या था ना, जैसे यहाँ पे जो फेमस ये जो यहाँ पे कीवर्ड है मेजर पब्लिक अपीयरेंस, इसके कारण ऐसे, वैसे तो गांधी जी 1915 में ही भारत आ गए थे 9 जनवरी 1915 को, लेकिन 1916 में ये फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस में आए। अगला सवाल देखते हैं। Who did not accompany Gandhiji during his visit to North West Frontier Province in October 1938? गांधी जी के साथ किन्होंने अकंपनी नहीं किया जब वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की यात्रा कर रहे थे अक्टूबर 1938 में? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। सुशीला नायर, अमतुस सलम, जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपको यह बताना है कि गांधी जी के साथ कौन नहीं गए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अक्टूबर 1938 में। पहली बात तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्या है? तो पाकिस्तान के एक प्रांत है, जैसे पाकिस्तान के अगर आप स्टेट्स की बात करें तो उसमें से एक स्टेट है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और अगर आपको पता हो तो बहुत ही फेमस खान अब्दुल गफ्फार खान, बाचा खान यहीं से थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के सोर्स को फिर। सो ये पढ़िए आप, पहले इस फोटो को देखिए, कौन है? गांधी जी हैं, बाचा खान है वेरी फेमस, खान अब्दुल गफ्फार खान, और कौन कौन है देखते हैं, पहले इस इमेज को पढ़ते हैं। तो फिगर 14.7 में बताया गया महात्मा गांधी इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अक्टूबर 1938 विथ किनके साथ? खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि फ्रंटियर गांधी हम सबको पता है, सीमांत गांधी, बाचा खान वेरी फेमस, और इनके साथ कौन कौन है? सुशीला नायर जी हैं और अमतुस सलेम हैं। आपको क्वेश्चन नाउ, ये कौन सी किताब है सर? तो ये क्वेश्चन है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 की बुक है, पेज 389। हम सबको ऑलरेडी मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि थीम सीरीज की बुक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सोर्स। कौन कौन से लोग हैं? सुशीला नायर जी हैं, अमतुस सलम है, और ऑफकोर्स अब्दुल गफ्फार खान तो होंगे ही, और महात्मा गांधी जी हैं। फिगर भी देख लीजिए, सुशीला नायर जी है और खान अब्दुल गफ्फार खान है, अमतुस सलम है, ये सारे लोग हैं यहाँ पे। तो हमने देखा गांधी जी के साथ कौन कौन थे? सुशीला नायर जी, अमतुस सलम और खान अब्दुल गफ्फार खान भी हमने देखा। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। तो मतलब ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब मैं तो इसे बोलूँगा एक्सट्रीम लेवल का डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी से जब पूछा जा रहा है, हालांकि एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि आप इन सारी चीज़ों को भी याद रख पाएँ, ऑब्वियसली ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर की लगती है। बट अगेन बात वही है ना कि फिर कहीं ना कहीं आपको बार बार रिवाइज करना है एनसीईआरटी को। कुल मिलाकर के बात तो यही है, जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज कर सके उतना ही ज़्यादा आपके एक दो सवाल ठीक करने के चांसेस बढ़ेंगे, और यही एक दो सवाल हर सेक्शन से आपके बढ़ते जाएंगे, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। तो इसका हमने देख लिया, सोर्स भी देख ली, और डिस्कशन की भी बात कर ली। तो सुशीला नायर, अब्दुल सलम और खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। सो ये 14th नंबर का क्वेश्चन कर लिया ना। 15th नंबर, द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट वाज पास्ड इन। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा, क्योंकि आप किसी भी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, इवन स्पेक्ट्रम, तो वहाँ पे ये डिटेल में कवर किया गया। और इवन इस पे आई थिंक सिविल सर्विसेज पे भी एक बार क्वेश्चन आया, उसे भी आइए कर लेंगे। पहले इस क्वेश्चन के बात कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एनडीए 2021 का क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। आपसे पूछा गया फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट, जो कि 1881 में पास हुआ। ध्यान रखिएगा ये ईयर, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है क्वेश्चन में। 1881 में फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट जो पास हुआ, उसके बारे में कौन कौन सी बातें यहाँ पे करेक्ट हैं। पहला पूछा गया एक्ट ने प्राइमरी डील करती है चाइल्ड लेबर के प्रॉब्लम से। दूसरा कहा गया द एक्ट लेट डाउन दैट चिल्ड्रन बिटवीन 7 ईयर एंड 12 ईयर ऑफ एज वुड नॉट वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स ए डे, यानी 7 से 12 साल के जो बच्चे होंगे उन्हें 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा, और ये चाइल्ड लेबर पर डील करती है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। फैक्ट्री एक्ट का मुख्य उद्देश्य ये था कि देखिए, मैंने आपको दो बात बताई कि लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं लीटन और रीपन के बीच। नाम सिमिलर से थोड़े लगते हैं ना, तो कन्फ्यूजन आती है। तो मैं आपको बताऊं इसे मैं कैसे याद रखता हूं। रीपन द गुड, जितनी भी अच्छी चीज़ें होंगी वो रिपन करेंगे। जैसे जब इन्होंने देखा कि बाल मजदूरी बढ़ रही है, बच्चों से 18 घंटे तक काम करवाए जा रहे छोटे छोटे बच्चों से, तो फिर इन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट ये लाया और बोले कि कोई भी अब 7 से 12 साल से बच्चों को 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा पाएगा। पहली अच्छी चीज़। और भी बहुत सारी अच्छी चीज़, जैसे अगर आपको याद हो जो यूरोपियन ट्रायल करने की पावर दी गई थी, वो भी इन्हीं के टाइम पे जो काफ़ी ज़्यादा आगे चल के कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, ये भी अच्छी चीज़ थी। तो हालांकि इनके काउंसिल में पास नहीं होने दिया गया, वहाँ पे कहा
गया कि हम ये बेटर होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश रूल को ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन इतनी पावर इंडियंस को ना मिले कि वो यूरोपियंस को ट्रायल कर सके कोर्ट के अंदर। तो वो सब अलग अलग बातें हैं। और लेकिन लिटर के अंदर सारी खराब काम हुई, जैसे बंगाल फेमाइन हुआ, इलाहाबाद में ये दरबार लगाए एक्सट्रीम भुखमरी के बावजूद भी। तो इस तरह से आप इसे याद रखिए, तो आप काफ़ी सारे ऐसे ही करके ले जाएंगे एक बार जब आप इसे पढ़ेंगे। हालांकि गवर्नर जनरल की सीरीज़ में मैं आपको सारी ये चीज़ें कवर कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इस पर अपने आप को स्टिक करते हैं, तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही है। स्पेक्ट्रम में देख लीजिए, स्पेक्ट्रम में इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में बताया गया कि जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाया गया वो क्या डील करता है, चाइल्ड लेबर से। किन साल के बीच, ब्रैकेट में आप पढ़ सकते हैं 7 से 12 साल के लोगों के बीच। क्या क्या बातें कही गई, पहली तो ये कही गई कि 7 साल से कम उम्र के चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट में फैक्ट्री में लगवाना प्रोहिबिट कर दिया गया। बिल्कुल भी निषेध है, आप 7 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पे नहीं लगा सकते फैक्ट्री में। वर्किंग आवर रिस्ट्रिक्ट किया गया 9 घंटे, यानी एक बच्चे को 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। बहुत ही इनह्यूमन चीज़ें चल रही थी, तो ये बहुत ही बड़ा कदम उस टाइम के हिसाब से माना जाता है। चिल्ड्रन को कहा गया 1 महीने में 4 हॉलीडे तो मिलनी ही चाहिए। हजार्डस मशीनरी, जो बहुत ही खतरनाक टाइप की मशीन है, उनको प्रॉपरली फेंस किया जाए। उसके बाद 10 सालों के बाद अगर आप देखें तो दोबारा इंडियन फैक्ट्री एक्ट लाया गया, इसलिए इसे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कभी कभी बोल देते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें। और इसमें क्या कहा गया, इंक्रीज द मिनिमम एज, पहले तो 7 साल कहा गया ना, अब कहा नहीं 9 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम 14 साल, यानी 9 से 14 साल कर दिया गया। और अगर आप देखें वर्किंग आवर को भी घटा दिया गया, 9 घंटे से करके 7 घंटे कर दिया गया कि मैक्सिमम आप 7 घंटे काम करवा सकते हो। फिक्स्ड मैक्सिमम वर्किंग आवर फॉर वुमेन को भी कह दिया गया आप 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते। तो ये आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा अजीब बातें हैं। अगर हम लोग आज के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, बट फिर भी यहाँ पे मिनिमम 11 घंटे रखा गया। तो उस टाइम आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया। 18 घंटे तक नॉर्मली काम करवाया जा रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है हर पर्सपेक्टिव से। इसके बाद अगर आप देखें, लेकिन इन लॉ को ऑफ कोर्स नहीं अप्लाई करने दिया जाएगा, ब्रिटिश ऑन टी में अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्लांटेशन लेबर को बहुत ही रूथलेसली काम करवाया जाता था। इन चीज़ों पर हिस्ट्री बुक में बहुत ही कम जिक्र मिलता है। अगर टी प्लांटेशन को अगर आप सोचें, ऐसे ही नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे विश्व में टी को लेकर के इतना फेमस होता जा रहा था। यहीं के मजदूरों से यहीं पे 18 घंटे 20 घंटे काम करवाया जा रहा था। तो तभी तो ये लोग चाहते थे कि हमारी टी की मोनोपोली कभी ख़त्म ना हो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझते हुए चलेंगे तो आपको विडंबना समझ में आएगी। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस। इस कॉन्ट्रैक्ट को तो ये क्या करते थे ना, असल में देखिए, अगर आपने वो पढ़ा होगा इंडेंचर्ड लेबर के बारे में कि किस तरह से लोगों को फूल बनाया जाता था। कहा जाता था अब आपकी काम परमानेंट फिक्स हो गई, लेकिन ये नहीं बताया जाता था कि 20-22 घंटे काम करवाएंगे और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कर दिया जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया जाएगा। अब लोग उतने पढ़े लिखे थे नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के पचड़ों को समझे, और ये साइन कर लेते थे। और बाद में क्या होता था, फिर जैसे ही वो काम छोड़ के भागना चाहते थे वो बोलते थे ये देखो कॉन्ट्रैक्ट, अब काम करो, अदरवाइज फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। तो इस तरह से परेशान किया जाता था लोगों को। तो आप देख सकते हैं, हैविंग द राइट टू गेट द डिफॉल्टर लेबरर अरेस्टेड, तो अरेस्ट होने से अच्छा तो काम ही करते थे। इतनी इनह्यूमन कंडीशन चल रही थी। ये सिविल सर्विसेज 2017 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया अगेन फैक्ट्री एक्ट के बारे में ही। द फैक्ट्री एक्ट 1881 वाज पास्ड विद अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर एंड टू अलो द वर्कर टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की बात कहाँ से आ गई, और वेज फिक्स करने की बात नहीं थी, बल्कि जो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन बन रही थी, वर्किंग आवर को घटाने की बात बोली जा रही थी, और बेसिकली चाइल्ड लेबर से डील करती थी कि चाइल्ड लेबर जो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही थी उसे उनकी जो मिनिमम एज है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए। तो फर्स्ट तो गलत है। एन.एम. लोखंडे पायोनियर थे लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने का। हाँ, ये भी बहुत ही फेमस बात है, आप स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ओनली हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, फर्स्ट गलत है। ये क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2007 का है। क्या पूछा गया, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, अभी मैंने आपको बताया ना जो फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाई गई उसे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट का नाम दिया गया। इसने वर्किंग आवर को रेस्ट्रिक्ट किया वुमेन और चिल्ड्रन के, और लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया कि इससे रिलेटेड आप रूल्स बनाइए ताकि ये चीज़ें गलत वे में ना चले। तो अच्छे काम कौन करेगा, लिटन क्या, नहीं रिपन। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। तो इस तरह से जब आप समझ के चलेंगे तो आप फिर इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही ये हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, काफ़ी कन्फ्यूजन भी आने लगती है, बट जब आप अच्छे से समझ के चलेंगे तो आप फुल कन्फर्म होकर मार्क कर सकते हैं।
सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन और आए हैं हिस्ट्री से, काफ़ी मज़ा भी आया होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं। और देखिए मैं तो अपना 100% यहाँ पे दे ही रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में वो साथ के साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह का पैटर्न रह रहा है। जैसे मैं कहता हूँ 10 क्वेश्चन अगर आए तो सारे ही डिफिकल्ट नहीं होते, सारे ही ईजी नहीं होते। तो ईजी वाले आपको किसी भी हाल में नहीं गलत करने, और मॉडरेट वाले भी आपको करके आने हैं। और यही इस PYQ सीरीज़ का उद्देश्य है। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये सीरीज़, ये इनिशिएटिव, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। क्योंकि अब ये आपको अब आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ लेकर के आऊँ, तो आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। शेयर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।